बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंप्लीट इस सिस्टम को समझेंगे और ये क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैंने कंप्लीट कई टॉपिक्स कवर कर दिए आपके, उनको भी आप देख सकते हो। स्पेशली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट आपकी पूरी होने वाली है। इसमें एक सिस्टम आज हम लोग और डिस्कस करेंगे, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाई डू वी रेस्पायर। क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाई डू वी रेस्पायर। देखिए अब आप एक बात समझो, तो बात ये आती है कि हमें रेस्पायर करने की आवश्यकता क्या है। तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई देयर इज ओनली ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट। रीजन समझ लो, बात ये है एक्चुअली वी नीड एनर्जी। ओके, व्हाट डू वी नीड? एनर्जी। एंड हाउ डू वी गेट दिस एनर्जी? by breakdown of glucose. Yes, this one, यही वो सब्सटेंस है that will provide you energy, none other, और कोई नहीं है। बट हम इससे एनर्जी लेंगे कैसे? इससे आप एनर्जी ले सकते हो एक तरीके से, इसको अगर ब्रेक करोगे तो फिर आप एनर्जी लोगे। कैसे? देखो होता क्या है, हमारी जो सेल्स हैं, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है? सेल। और सेल के अंदर आप जानते हो क्या है? न्यूक्लियस होता है। ये पार्ट जो होता है ये है साइटोप्लाज्म। दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब हमने जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनमें से स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली कौन? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अब अगर इस ग्लूकोज को ब्रेक करोगे, भाई आप सोचो ना कि घर में आप जब कुक करते हो तो वहां पर एनर्जी कैसे लेते हो? आप कहते हो सर सिलेंडर में गैस है उससे एनर्जी लेते। देखो सिलेंडर में जो गैस है उससे एनर्जी तो लेते हो, लेकिन प्रोसेस क्या है? क्या बस नॉब ऑन करके आप एनर्जी ले लेते हो? नहीं, आप जब इग्नाइट करते हो, व्हेन यू गिव अ स्ट्राइक, जैसे स्पार्क देते हो, उस स्पार्किंग से जो उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम है, वो जो गैस है ना, इट स्टार्ट्स बर्निंग। और वो क्या बर्निंग है, वो प्रोसेस आप समझो, वो एनर्जी कैसे दे रहा है। दरअसल मान लो उस एलपीजी में जो नॉर्मल ब्यूटेन एंड जो प्रोपेन है, तो इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड लगे हैं ना, ये जब ब्रेक होते हैं, इनके टूटने से, इनके ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। यस, यही रीजन है ये ऐसे फ्लेमेबल कंपोनेंट्स है। इन द सेम वे, अब वहां पर आप सोचो ना, बॉडी के अंदर तो फ्लेम नहीं जरूरत है ना। व्हाट डू वी नीड? हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन फायर तो नहीं बर्न कर सकते ना बॉडी के अंदर। आप ये जो ग्लूकोज है, ये जब आपने मील लिया है, फूड लिया है, तो ये डाइजेशन के थ्रू क्या हुआ? डाइजेस्ट होकर के हमारी ब्लड में गया। ब्लड से फिर क्या ट्रांसपोर्ट हुआ? सेल में गया। जब सेल में गया तो सेल में ये ग्लूकोज आया। अब ये ग्लूकोज सेल में आ गया, C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल किसका है? ग्लूकोज का। अब सब इसको ब्रेक कौन करेगा? इसको ब्रेक कर सकती सिर्फ और सिर्फ कौन? ऑक्सीजन। यस, ओनली ऑक्सीजन कैन ब्रेक दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको ब्रेक करेगी, और इसको ब्रेक करने पर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। बट इनिशियल वे में बस आप मोटा मोटा ये समझो
इसको ब्रेक करोगे, देन यू गेट एनर्जी। होल प्रोसेस क्या है, वो ये है एक्चुअल में। ये देखो कि क्या हुआ कि ये है ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन, और इसने ब्रेक किया इसको, रिजल्ट क्या हुआ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस याद रखें 38 ATP, एंड ATP इज व्हाट, ATP इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एंड यही आप याद रखोगे, दीज आर दी एनर्जी करेंसी, यस, यही तो वो एनर्जी है, हम इसी को तो यूज करते हैं। लेकिन आप समझो एटीपी जनरेट हुई है। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा बैलेंस भी कर दूं इसको, तो बस बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। वैसे 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए, और 6 यहां कर दिया, 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन इज 6 एंड 2 8, तो 6 2 12 हो गए, यहां पे 12 एंड 6 18, तो 6 ये करे तो 6 2 12 एंड 6 18, अब बैलेंस हो गया। ओके, अब ये प्रोसेस जो है, बट ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकन इस कंप्लीट रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें हैं देखो। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, हम सारे वो स्टेप समझेंगे कि क्या क्या और कौन सा सिस्टम कैसे हेल्प करता है। सबसे पहला एक तो होगा इसमें एक्सटर्नल, नंबर 1 स्टेप होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके, नंबर 1। नंबर 2 होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और थर्ड वन है इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, ये दीज आर दी 3 मेन स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द कंप्लीट रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा किसको, सबसे पहले मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को बताऊंगा। इसमें क्या होता है देखो, नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक स्टेप तो इन्वॉल्व होगा, नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैस, नंबर 1 देखो CO2 एंड O2, बस इनका मेन एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। अब ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसमें भी 2 चीजें होंगी, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इसमें ए पार्ट है इसका, एक पार्ट है जो क्या करेगा, एक्सपायरेशन करेगा, मतलब ब्रीदिंग जब आप करोगे ना, ब्रीदिंग, तो एक में आप रिलीज करते हो बाहर गैस, और एक होता है इनहेलेशन। तो एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। अब मेरी बात समझो, इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, देखो ये कैसे पॉसिबल होगा। इंस्पायरेशन का मतलब हुआ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सपायरेशन का मतलब हुआ एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कैसे हो जाती है, क्या आप करते हो पकड़ करके, आप तो करते नहीं हो, आप तो एक फोर्स इंस्पायरेशन में करते हो, जो क्या करता है, कुछ गैसेस जाती हैं, और एक्सपायरेशन करते हो तो कुछ गैसेस बाहर आती हैं। बट आप मेरी बात को समझो, क्या होता क्या है एक्चुअली, ये जो प्रोसेस है ना, पॉइंट नोट करिए, एक्सचेंज ऑफ
exchange of gases is done by diffusion प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों थ्रू होता है। एंड इन दिस प्रोसेस the whole respiratory system helps. How does it helps? Which involves, क्या क्या करता है? Which involves क्या क्या इन्वॉल्व करेगा बेटा? क्या क्या आएगा आखिर? जो रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक है हमारा, या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 पे नॉस्ट्रिल, फिर आता है लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, सबसे पहले आएगा ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, देन ब्रोंकियोल, और फिर आता है एल्वियोलाई। कैसे ये होते हैं, कैसे हेल्प होती है, आप यहां पे समझो। मैं आपको यहां पे एक सिंपल डायग्राम से पूरी बात समझा दूंगा। ये देखो, बस देखो, सबसे पहले ये जो मैंने बोला ना, ये नॉस्ट्रिल है, यहां पे दिस वन, ये पाथ है नॉस्ट्रिल का। आप जानते हो नोज के अंदर एक बिल्कुल हेयरी एंड वेट पोर्शन इनसाइड जाता है ना। ये इसलिए है ताकि जो भी एयर आप लेते हो उस पर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो वेट रीजन होता है नोज का, और जो हेयर्स होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। अब सिर्फ क्या होती है, सिर्फ गैस जाती है। गैस यहाँ पर क्या होती है, अब ये देखो आगे की ओर, इस ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एयर पाइप है या विंड पाइप है, इसके ऊपर एक लिड होती है, लिड। इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ओके। और ये क्यों है, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल आप फीड भी करते हो, तो क्या होता है, फीड करते समय कोई भी फूड पार्टिकल इसमें ना जाए, है ना, क्योंकि अगर वो चला गया तो वो बहुत प्रॉब्लम काज करेगा, तो वो ना जाए, इसलिए इसके ऊपर लिड है एपिग्लॉटिस। अब एयर है तो वो चली जाएगी। इसके पीछे का यहां का ये रीजन, दिस वन इज कॉल्ड
लैरिंग्स, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड लैरिंग्स। बल्कि पहले फेरिंग्स है फिर लैरिंग्स है, पहले मैं फेरिंग्स बनाऊंगा, पहले है फेरिंग्स, फिर यहां वाला आ गया लैरिंग्स। ये जो पूरा रीजन है ना, ये दिस वन इज कॉल्ड ट्रैकिया। अब इसके ऊपर आप देखते हो ना, ये देखो हार्ड सा दिखेगा, हार्ड सा। क्यों है हार्ड सा? क्योंकि इसके ऊपर ना कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, है ना। बोनी स्ट्रक्चर जो है दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज की, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो ये पिचक सकती है ना, आपस में बिल्कुल वो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना, ज्यादा कांटेक्ट हो जाएगी। बट आप देखो इसकी वजह से प्रोटेक्ट रहती है। ये जो आया है ये दिस वन, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये जो बट गई दो पार्ट्स में, इसी पार्ट को बोलते हैं ब्रोंक्यूल। पहले ब्रोंक्यूल देन ब्रोंकाई। ये सिंगल पार्ट ब्रोंक्यूल, और ये ब्रोंकाई। अब आगे जाकर के ये बिल्कुल लास्ट जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर फॉर्म, ये बहुत छोटी छोटी होती है और मिलियंस बिलियंस होती है ये हमारी बॉडी में। इन्हीं को बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई। फाइनल याद रखिएगा, ये पूरे, ये क्या है, दो लंग्स है हमारे, दो लंग्स है, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनके ऊपर, ठीक है। दिस वन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। अब आप समझो, ये जो थोड़ा सा लार्ज होता है हमारा, जो राइट लंग्स होता है 3 लोब्ड होता है, जबकि जो लेफ्ट जो लंग्स होता है वो बाई लोब्ड होता है, ओनली 2 पार्टीशन, मतलब पार्ट्स होते हैं ऊपर से। अब आप देखो, जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहां होगा? हम सिर्फ एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेते हैं, एक एल्वोलाई का। ये देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये आई है पल्मोनरी आर्टरी। दिस वन इज व्हाट? पल्मोनरी आर्टरी। और इसीलिए मैंने पहले ही कार्डियक स्ट्रक्चर पूरा, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया। अब देखो, पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करती है? ये इम्प्योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के आती है यहां पर। तो यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने जब इंस्पायरेशन किया, ऐसे सांस अंदर ली, तो यहां पर क्या हुआ? बहुत सारी गैसेस आती हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी, बट ऑक्सीजन इज आल्सो। अब देखो होता क्या है, ये जो मैंने बोला, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, इसको समझो। देखो, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो चलती किसके ऊपर? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब आपने देखा वो परफ्यूम की बोतल आप खोल के रख दीजिए बस, और अपने आप देखोगे स्मेल आ जाती है रूम में। कैसे आती है? क्योंकि बोतल के अंदर जो है, जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जिस सॉल्यूशन में वो हाईली कंसंट्रेटेड है। मतलब कि जिन मॉलिक्यूल्स की, जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बॉटल में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है। तो यहां याद रखिए, डिफ्यूजन में ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है यहां पे, कि यहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, वो प्रेशर जो है वो ज्यादा है, डिफ्यूजन का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है? 100 mmHg, जबकि इसका यहां पे जो प्रेशर है O2 का, वो क्या है? बहुत कम होता है यहां पे, दैट इज 37 mmHg।
ओके, वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका होता है 46 mmHg, और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका होता है 40 mmHg। तो इसलिए क्या है, देखो ऑक्सीजन तो एल्वियोलाई से आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो चली जाती है एल्वियोलाई में। तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ बाहर चली जाती है, लेकिन एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ O2 को। इस तरीके से इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये तो हुआ क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, अब यहां पर क्या होगा, तो थर्ड, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो पूरा मैंने बोला था नंबर, इससे भी पीछे आओ, इससे पीछे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का मतलब ये ऑक्सीजन आगे कैसे ट्रेवल करेगी। देखो अब पहले इसमें पहले ये समझो कि यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कौन आया है। तो याद रखिएगा, एक हमारे ब्लड में मैंने बोला था एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज मींस रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को ये कैरी करते हैं। और इसमें कैसे, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन पिगमेंट। ये आप याद रखिए, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रोटीन पिगमेंट, जो कि याद रखिएगा इसमें दो चीजें हैं, एक प्रोटीन है और एक पिगमेंट है। प्रोटीन वाला पार्ट इसमें जो है दैट इज ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन। ओके, और ये ग्लोबिन याद रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज अ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग प्रोटीन। ये तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगी, और इसमें जो पिगमेंट है दैट इज हीम विच इज अ आयरन कंटेनिंग। यस, याद रखिएगा, हीम इज अ पिगमेंट विच प्रोवाइड्स रेड कलर। इट प्रोवाइड्स red color to the blood while binding with oxygen. Yes, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये वीक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में। उस वक्त जो है यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है इस तरीके से HbO2। यस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड होता है। बट ये इवेंट होती कहाँ है, जैसे अभी आप देखो, अभी आपने देखा कि यहां से ऑक्सीजन तो यहां आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गई, लेकिन यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई। तो देखो अब ये ऑक्सीजन सपोज करो ये आरबीसी है, यहां पे आरबीसी इस O2 को लेकर के चल गई, अब चल गई, मान लीजिए यहां पे हो गया। अभी समझ जाओगे ये यहां पे कैसे आई थी। सपोज करो O2 यहां पे आई और इसको आरबीसी लेकर के चल गई, ठीक है, चली। अब वो चली, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू दी सेल में लेकर के जाएगा। और मैंने आपको बताया
मैंने आपको बताया कि ये और मैंने आपको बताया वहां पर जब सेल में लेकर के जाएगा तो सेल के अंदर ये ऑक्सीजन क्या करेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला ग्लूकोज को ब्रेक करेगी। जब ग्लूकोज को ब्रेक करेगी तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको वहां से लेकर के यही हीमोग्लोबिन वापस आएगी लंग्स के पास। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बात क्लियर हुई? आप समझिएगा। तो यहां तक का तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अब हम आते थर्ड पॉइंट पे, दैट इज इंटरनल रेस्पायरेशन, और या इसको आप कह सकते हो इट इज आल्सो नोन एज और सेलुलर रेस्पायरेशन। अब मेरी बात आप समझना, जब मैं सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करता हूं तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 आपको पाथ याद रखने हैं। क्या क्या? देखिए, इट कंप्लीट्स, पहला पॉइंट तो ये समझो, इट कंप्लीट्स टू टेंथ स्टेप्स। देखिए, वैसे तो मैं फिर बोल रहा हूं, वैसे तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बट अभी आप ये समझो कि 3 स्टेप, वो दो स्टेप मैं मेजर बता रहा हूं। एक, नंबर 1 इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 इज क्रेब्स साइकिल। जो थर्ड स्टेप की मैं बात बता रहा हूं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट मैं अभी इन दो को ही डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और जो क्रेब साइकिल है, इसकी पूरी बात समझो। पहली बात क्या हुआ, आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किया जिसमें ब्रीदिंग होती है, सिर्फ गैसेस का लंग्स के थ्रू ब्लड में जाना या ब्लड से लंग्स में आना, डन। फिर दूसरा हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जो आ गया ब्लड में गैस, दैट इज ऑक्सीजन, वो कैसे आगे गई, ट्रेवल हुई ब्लड के थ्रू, कहां पहुंची, सेल में। जब सेल में पहुंची तो सेल में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। अब हम इसको समझेंगे। देखिए, नंबर वन ग्लाइकोलाइसिस, ये आप समझो। In this process, one molecule of glucose breaks into two molecule of एसिड, डन, पहली बात। और ये प्रोसेस क्या होती है, इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होती है सबसे बड़ी बात। अब यहां पर आप याद रखना, ये जो है ना, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं सब में सेम टू सेम है, सब में सेम टू सेम होती है। फिर देखो, these two molecule of pyruvic acid enters into mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप यहां देखो, जब ये पायरुविक एसिड है ना, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फिर दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होगा।
यहां पर मैं बता दूं कि जब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो यहां पर भी एनर्जी मिलती है, यह भी याद रखिएगा। इन दी ग्लाइकोलाइसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 ATP molecules takes place, टेक प्लेस। लेकिन इनमें से 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसी प्रोसेस को पूरा करने में यूज हो जाते हैं। तो अगर नेट गेन की बात की जाए तो 2 ATP का गेन होता है, लेकिन अगर फॉर्मेशन की बात आएगी तो आप बोलोगे टोटल 4 ATP फॉर्म होते हैं। डन, इतनी बात। अच्छा, अब आप देखो, अब जब ये 2 पायरुविक एसिड जो बन गया है ना, अब ये जाएगा किसके अंदर, जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 की जो प्रोसेस है, नंबर 2 जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। इसको जो है AMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पैटरसन, उन लोगों ने डिस्कवर किया था। तो क्रेब्स साइकिल भी जो है वो EMP पाथवे ही कहलाती, EMP, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पैटरसन। बट आप समझो क्रेब्स साइकिल, सबसे पहले समझो, इन this process 2 molecule of pyruvic acid enters into माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स देयर इज formation of 34 ATP molecule take place. Okay, take place. अब आप समझो, with the help of ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है दैट टाइम यही जो रेस्पायरेशन है इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। सच रेस्पायरेशन, ये नोट कर लीजिएगा, नोट, सच respiration in which oxygen is involved is called aerobic. एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक बात समझना, और दूसरा जो है, इफ, ये भी पॉइंट नोट कर लो, इफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस देन इट इज कॉल्ड anaerobic
रेस्पायरेशन। ओके, मेरी बात समझे। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन कहां कहां होता है मैं बता दूं आपको। एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट। एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन किसमें किसमें, नंबर वन इन दी फर्मेंटेशन, ओके, फर्मेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुगर सॉल्यूशन से या जो केन शुगर का जो शुगर सॉल्यूशन होता है उससे आप विनेगर फॉर्म करते हो, वहां पर इन द अल्कोहल इंडस्ट्री ग्लूकोज से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इसी ग्लूकोज से, इसी ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है और याद रखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ऐसे ही दूसरा जो है याद रखिएगा, इन द मसल्स वाइल एक्सरसाइज, है ना, इन दी मसल्स वाइल एक्सरसाइज जब खूब करते हैं ना तो आप देखते हो कि मसल्स में पेन होने लगता है। क्यों होता है, याद रखेंगे, दैट टाइम हमारा कुछ असल में ग्लूकोज मसल्स में भी डिपॉजिट होता है, और बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। तो जो होता है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। ये आप याद रखोगे, जब रेस्ट करते हो तो वापस यही लैक्टिक एसिड जो होता है अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो नोट द पॉइंट कि जो क्वेश्चन आएगा ना आपका कि मसल्स में जो है कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एनारोबिक होता है, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो पेन क्रिएट करता है। जब रेस्ट करते हो तो वापस लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में चला जाता है। अच्छा, और इन द माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स होते हैं इन द बैक्टीरिया, ऐसे कर लो, इन दी बैक्टीरिया, this anaerobic respiration takes place in the cell membrane. और दो पॉइंट। तो अब आप समझो, जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही है वो बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, बैक्टीरियाज इसमें फर्मेंटेशन में यही करते हैं। वो ग्लूकोज, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल फूड है, आप देखो ना कैसे जो है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, बेकिंग इंडस्ट्री जितनी भी होती है, ब्रेड कैसे बनती है, वो क्यों खूब पफी होती है, क्योंकि ब्रेड में क्या है, स्टार्च है। स्टार्च पर जो ईस्ट होती है जो कि एक फंगस है ना, वो क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वहां पर अपना फीड करती है। और रिजल्ट क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो डो था, डो में जब निकलती है तो वो क्या होती है, उसमें खूब पफी बना देती है। यही रीजन है कि ब्रेड का जो डो होता है वो काफी पफी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप समझो तो टोटल फॉर्मेशन कितना हुआ। अब इसमें देखो आप, टोटल फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज कितना हुआ, 38। बट मैंने बोला -2 एटीपीज कर दो, क्योंकि 2 एटीपी जो थे वो ग्लाइकोलाइसिस में ही कंज्यूम हो गए थे।
है ना, 2 ATPs इन दी ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ही हो गए थे वो। तो अब आप देखो जो दो उसमें चले गए तो गेन कितने का हो रहा है, 36 ATPs का। तो आप ये कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, इन दी aerobic respiration there is total gain of 36 ATPs। और यही रीजन है, यही वो रीजन है, क्योंकि जो मेन पार्ट थी 34 ATPs जनरेशन का, वो कहां पर हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइटोकॉन्ड्रिया is known as powerhouse of the cell। आई होप आप पूरी बात समझ पाए होंगे। मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया कि कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वुलाई तक, एक चीज। दूसरा, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, जो कि बहुत ही कम समय में, 1 मिनट में हम लोग लगभग जो है कह सकते हो, अगर देखें तो 11 to 12 टाइम्स, है ना, बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग जब करते हैं सोते समय लगभग 11 से 12 बार ब्रीदिंग होती है। और सोचो कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। यहां आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बात, और वहीं पर एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड करता ही करता है, लेकिन याद रखिएगा जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बड़ा जबरदस्त, मतलब कई गुना ज्यादा तेजी से बाइंड करता है। और यही रीजन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके उसमें आया है कि जब हम इनकम्प्लीट कंबशन कोयले का करते हैं तो कोल का इनकम्प्लीट कंबशन करने पे अंगीठी वगैरह पे कई बार देखा गया कि बंद कमरे में डेथ हो जाती है पर्सन की। क्यों? क्योंकि जहां कहीं पर भी कोल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां पर याद रखिएगा, वहां पर क्या होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होती है और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। अब नतीजा हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर रहा है। धीरे धीरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सफोकेशन काज करना या स्लो डेथ विद द कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, तो खिड़की खोल करके रखिए जब कभी भी कहीं पर अंगीठी वगैरह बर्न हो रही हो, बिल्कुल टाइटली पैक्ड रूम को नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देख सकते हो मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई मन में हो, डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।